ईरान ने इसराइल पर हमला क्या किया कि एक ही झटके में ट्रंप की भाषा ही बदल गई। ट्रंप को लगा कि धमकी देने से ईरान एक कदम पीछे खींच लेगा और अपने परमाणु ठिकाने पर हमले को सहन कर जाएगा और सेना के चोटी के कमांडरों और न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या पर चुप रह जाएगा। CNN ने रिपोर्ट किया है कि ईरान के हमले को देखते हुए इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री कांज बंकर में चले गए हैं। इसराइल ने ईरान पर हमला कर उसके सैनिक नेतृत्व को खत्म कर दिया। कम भयानक नहीं है। भले ही ईरान की वायुसेना मजबूत नहीं मानी जाती है, लेकिन ईरान ने अपने इरादों से इसराइल को डरा तो जरूर दिया है। ईरानी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि इसराइल के 2 लड़ाकू विमान F-35 विमान गिराए गए हैं और एक महिला पायलट को भी हिरासत में लिया गया है। देखना होगा कि इस खबर की सच्चाई इस लड़ाई को कैसे प्रभावित करती है। हालांकि इसराइल ने इन खबरों को नकार दिया है। ईरान के साथ इस इलाके में कोई नजर नहीं आता, लेकिन इसराइल के साथ दुनिया की सारी शक्तियां खड़ी हैं। खुद ट्रंप ने कहा है कि दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार अमेरिका बनाता है और इसराइल के पास उसके काफी सारे हथियार हैं और वो चलाना भी जानता है। ईरान भी यही कहता है कि इसराइल अपने दम पर नहीं लड़ सकता, वो अमेरिका के दम पर खड़ा है। वो बचेगा तो क्या इसराइल का गुलाम बनने के लिए, या मिटेगा तो अपनी आजादी की रक्षा के लिए। हर कोई मानता है कि ईरान इसराइल की बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन 13 जून की रात ईरान इसराइल पर भारी पड़ता नजर आया। लेकिन अपने अस्तित्व के मिट जाने के खतरे के बीच ईरान ने जिस तरह से हमला किया है, उनको अपने हौसले से दहशत में डाल दिया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा है कि इसराइल के बर्बर शासन के हमले में कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों, वैज्ञानिकों, नागरिकों और निहत्थे बच्चों की मौत हो गई। उस हमले के जवाब में हमने इसराइल के खिलाफ एक आक्रामक और सटीक जवाबी हमला किया है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत दर्जनों ठिकानों पर हमले किए गए हैं। इनमें सैन्य ठिकाने और एयरबेस भी शामिल हैं। इसराइल के हमले का नाम ऑपरेशन लायन रखा गया। दुनिया के ग्लोबल नेताओं की दोहरी चाल को भी देखिए कि कैसे युद्ध को आत्मरक्षा का नाम देकर इसराइल 2 साल से हमला किए जा रहा है। ईरान ने इसराइल की रक्षा कवच को इस बार भी भेद दिया, लेकिन अपने चोटी के कमांडरों की हत्या के बाद भी उसके पास इस युद्ध के अलावा क्या बचा था। इसराइल ने ईरान पर, ईरान ने इसराइल पर हमला कर अगर किसी को एक्सपोज किया है तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को, उनके साथ साथ फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन को भी एक्सपोज किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा था कि अगर हम ये मान लें कि इसराइल को कुछ भी करने का अधिकार है तो बाकी दुनिया के सामने हमारी कोई साख नहीं रह जाएगी। मैक्रोन ने कहा कि दुनिया में अलग अलग जगहों पर मैं देख रहा हूं कि लोगों को लगने लगा है कि अमेरिका और यूरोप इसराइल को फ्री पास दे रहे हैं, यानी कुछ भी करने की छूट देते हैं। इस भाषण में मैक्रोन ने 12 बार कहा कि पश्चिम को अपने दोहरेपन से बाहर आना चाहिए। अब बयान दे रहे हैं कि फ्रांस ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम की बार बार निंदा की है और इस दिशा में सारे कूटनीतिक कदम भी उठाए हैं। इस संदर्भ में फ्रांस इसराइल की आत्मरक्षा के अधिकार के साथ खड़ा है। इलाके में स्थिरता को खतरा ना पहुंचे, इसलिए मैं सभी पक्षों से संयम की अपील करता हूं और टकराव कम करने की बात कहता हूं। हम मानते हैं कि युद्ध विराम होना चाहिए। एक फिलिस्तीनी स्टेट को स्वीकार्यता के लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी। अखबारों में इन्हीं ग्लोबल लीडर को हीरो की तरह दिखाया जाता है और आपके भीतर चाहत पैदा हो जाती है कि हमारे और आपके मोहल्ले का नेता भी इनकी तरह का ग्लोबल हो जाए। अब आइए राष्ट्रपति ट्रंप की बात करते हैं। अमेरिका ने पहले कहा था इसराइल ने एक तरफा फैसला किया है, ईरान पर हमला कर दिया। फ्रांस ने 30 मई को कहा था इसराइल को फ्री पास नहीं दे सकते, लेकिन जब इसराइल ने फ्री पास लेते हुए ईरान पर हमला किया तब फ्रांस ही पलट गया। अमेरिका मुकरने का नाटक करने लगा। अब तो इस नाटक से भी पर्दा उठ गया है। अमेरिका का एक अखबार है न्यूयॉर्क पोस्ट। इसकी हेडलाइन में लिखा है कि ट्रंप ने इस अखबार से कहा है कि उन्हें तारीख भी मालूम थी कि इसराइल कब हमला करेगा। उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि अगर ईरान जल्द ही इस डील के लिए नहीं माना तो इसराइल हमला कर देगा। मुझे तारीख पता थी, क्योंकि मुझे सब कुछ पता होता है। मैंने उन्हें 7 दिन दिए थे, आज 61वां दिन है। नेतन्याहू ने भी कहा कि अमेरिका को पहले ही हमले की जानकारी दे दी थी। तो क्या ट्रंप को पता था कि ईरान के जिन प्रतिनिधियों से अमेरिका डील की बात कर रहा है उनकी हत्या की जाने वाली है? जब तारीख का पता था तो सारा प्लान भी पता होगा। इस इंटरव्यू में ट्रंप ने दावा किया है कि उन्हें सब पता था। क्या ट्रंप को यह भी पता था कि इसराइल उनकी डील पर पानी फेरने वाला है? तब ट्रंप ने डील के नाम पर 5 दौर की बातचीत क्यों की? ट्रंप ने फिर क्यों अपने बयान में कहा कि डील में शासित सारे कट्टरपंथी मार दिए गए हैं? इसकी भी परवाह नहीं की कि दुनिया उनके ही इस बयान को दोबारा पढ़ सकती है।
जिसमें वो कह रहे हैं कि ईरान के कुछ कट्टरपंथियों ने बहादुरी से बोला, लेकिन उन्हें नहीं पता था क्या होने वाला है। वो सभी अब मारे जा चुके हैं और ये स्थिति आगे और बिगड़ने वाली है। पहले ही बहुत मौतों और बहुत सी तबाही हो चुकी है, मगर अभी भी वक्त है कि इस नरसंहार को रोका जा सके। आने वाले हमले पहले ही प्लान किए जा चुके हैं और वो इससे भी ज्यादा खतरनाक होंगे। ट्रंप के बयान दोधारी तलवार की तरह हैं। इजराइल के हमले की निंदा नहीं करते, विनाश और मृत्यु की बात करते हैं, और इजराइल हमला ना करे इसकी जिम्मेदारी ईरान पर डाल देते हैं। मतलब इजराइल को नहीं रोक सकते, उसे कोई चांस नहीं दिया जा रहा, बस ईरान पर हमला हो रहा है, ईरान को डील करने का चांस दिया जा रहा है। अमेरिका का एक चैनल है ABC, इससे राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर इजराइल का हमला एक्सीलेंट था। आगे बहुत से हमले होने वाले हैं, कोई हमला एक्सीलेंट कैसे हो सकता है। साफ है कि अमेरिका इजराइल के साथ है। वो इजराइल के हमले की निंदा नहीं कर रहा है, बल्कि हमले को एक्सीलेंट बता रहा है। भारत में लोग कह रहे हैं ट्रंप की बात इजराइल नहीं मान रहा, यूक्रेन नहीं मान रहा। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है, ईरान इजराइल के बीच जंग जारी है। प्रधानमंत्री मोदी बोल ही नहीं पाते, तो क्या ट्रंप का वो फोन नंबर डिलीट हो गया है जिससे फोन कर उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवा दिया था? कम से कम उसी फोन से ईरान को भी डायल कर देते और इजराइल को भी मिला देते। प्रधानमंत्री की चुप्पी की वजह समझ नहीं आती। कांग्रेस हर दिन ये सवाल करती है और कोई जवाब नहीं आता। यही समझ आ रहा है कि अब के नेताओं ने उस भाषा में महारत हासिल कर ली है जिसमें युद्ध के बदले शांति, हत्या के बदले इंसानियत और तबाही के बदले विकास का इस्तेमाल होना लगा है। इन सब की भाषा को आप ध्यान से सुना कीजिए। क्या ये खतरनाक नहीं लगता कि अमेरिका के राष्ट्रपति बयान बदलकर इजराइल का बचाव कर रहे हैं? ईरान परमाणु डील के लिए तैयार था, फिर ट्रंप ने अपने बयान में क्यों कहा डील का विरोध करने वाले सारे कट्टरपंथी मारे गए? जिस टीम के साथ डील हो रही थी उसके मारे जाने की निंदा भी नहीं कर पाए। NBC अमेरिका का एक बड़ा न्यूज चैनल है। इस चैनल से ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के सलाहकार अली शमखानी ने 2 हफ्ता पहले कहा कि ईरान अमेरिका से डील चाहता है। ये भी कहा कि अमेरिका के साथ बेहतर रिश्ते बना सकते हैं। इस इंटरव्यू में शमखानी कह रहे हैं कि अगर ईरान से आर्थिक प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं तो ईरान कभी परमाणु बम नहीं बनाएगा और सिर्फ नागरिकों के लिए इस्तेमाल किया जा सके उतने लेवल तक ही परमाणु यंत्र तैयार करेगा। ये भी कहा था कि अपने प्रोग्राम के निरीक्षण के लिए जांचकर्ताओं को आने देगा। जब NBC ने उनसे पूछा कि अगर ये शर्तें आज मान ली गई तो क्या ईरान आज ही डील पर दस्तखत कर देगा, इस पर शमखानी ने कहा था हाँ, यकीनन कर देगा। ईरान में परमाणु डील पर बयान देने के लिए बहुत कम लोग अधिकृत थे। अली खामनेई उनमें से एक थे। 13 जून के हमले में उनकी हत्या कर दी गई। ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट से कहा कि मुझे पता था अगर ईरान जल्दी डील के लिए राजी नहीं हुआ तो हमला होगा। छठे दौर की बहस से 2 दिन पहले हमला होता है। परमाणु संधि होने वाली थी या हो सकती थी, उसमें ईरान के परमाणु प्रोग्राम को सीमित करने का प्रस्ताव था। ईरान अपनी तरफ से इस बात को लेकर सहमत नजर आने लगा था कि हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, मगर परमाणु शक्तियों का इस्तेमाल नागरिक सुविधाओं के लिए करेंगे। लोग लिख रहे हैं कि इससे बेहतर ईरान को उत्तर कोरिया की तरह परमाणु बम बना लेना चाहिए था। इजराइल का हमला ईरान के लिए 40 साल का सबसे भयानक हमला था। 200 लड़ाकू विमानों ने 100 से अधिक ठिकानों पर हमले किए। ईरान के सैनिक अधिकारियों के अलावा आम नागरिकों की भी मौतें हुई। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा कि इसी दोहरेपन के कारण पश्चिम के देशों की साख नहीं रह जाएगी। दरअसल इन नेताओं को किसी भी साख की चिंता नहीं है। एक तंत्र है हर देश में जिसका राज अब स्थायी हो चुका है। बदलेगा तो केवल नाम और चेहरा, या फिर अब वो भी नहीं बदलेगा। ट्रंप के बयानों से साफ है कि इजराइल ईरान पर हमला करे, हमला करने से पहले बताए न बताए, अमेरिका के लिए कोई मायने नहीं रखता है। मालूम हो या ना मालूम हो, इजराइल के पास इतने बड़े युद्ध में जाने की क्षमता कहां से आ रही है? हथियार कौन दे रहा है? इसका जवाब सारी दुनिया को मालूम है, लेकिन दुनिया को अब यह दिख रहा है कि उसकी हैसियत सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने भर की रह गई है। इसके बाद भी ईरान ने कुछ ही घंटों में इजराइल के हमले का जवाब दे दिया। ईरान ने कहा कि इजराइल का हमला एक्ट ऑफ वॉर है। 13 जून की देर रात ईरान ने करीब 100 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया और इजराइल के आयरन डोम ढांचे को भेद दिया। ईरान ने अपने जवाबी हमले में इजराइल के साथ वही किया जो इजराइल ने ईरान के साथ किया था। ईरान ने तेल अवीव में जिस इमारत के पास हमला किया उसे अमेरिका के पेंटागन के बराबर माना जाता है, यानी ये इजराइल का सैन्य हेडक्वार्टर है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस बात की पुष्टि की है कि ईरान के हमले ने इजराइल की सेना से जुड़े इस महत्वपूर्ण ठिकाने के पास हमला किया है।
13 जून की शाम को यही कहा जा रहा था कि ईरान को इस हमले का जवाब देने में काफी समय लग सकता है, क्योंकि ईरान के सभी वरिष्ठ अधिकारी मारे जा चुके हैं। लेकिन ईरान ने तुरंत ही जवाब दे दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनी ने कहा कि ईरान की सेना पूरी ताकत से लड़ेगी और इजराइल को घुटने पर ला देगी। ईरान की जनता को आश्वासन दिया है कि इस मामले में कोई चूक नहीं होगी, इजराइल को उसके अपराध की सजा दी जाएगी। आज दुनिया में कोई नेता इजराइल के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। सऊदी अरब ने ईरान पर हमले की निंदा की है, निंदा तो कतर ने भी की है, लेकिन सबको पता है कि सऊदी अरब का इजराइल और ईरान को लेकर क्या स्टैंड है। ट्रंप ने सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बात की और दोनों नेताओं ने संयम की बात की, टकराव कम करने की बात की है, कूटनीतिक रास्ते से विवादों को सुलझाने पर जोर दिया है। ट्रंप को अब जाके कूटनीतिक रास्तों की याद आ रही है, वो बातें बना रहे हैं। क्या ये कूटनीति की भाषा हो सकती है? जिस तरह से ईरान को धमकी दी जा रही है और इजराइल को हथियार दिए जा रहे हैं, कूटनीति एक तरह से खत्म हो चुकी है। कूटनीति का नैतिक या रणनीतिक मतलब नहीं रहा। इसकी पंचायती ट्रंप ही कर सकते थे, लेकिन उनकी भाषा बता रही है उनकी दिलचस्पी कूटनीति में कितनी कम है। कम से कम इसकी निंदा तो कर सकते थे। जब ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत हो रही थी तो इजराइल को इंतजार करना चाहिए था। डील में शामिल लोगों को नहीं मानना चाहिए था। लेकिन ट्रंप की भाषा बदल गई। उसने कहा कि सब मर गए हैं। तो अब आपके पास दूसरा मौका आया है। एक तरह से ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि इससे पहले कि सब बर्बाद हो जाए, हमारी लाइन पर आ जाइए। क्या इस तरह से ट्रंप ईरान से बातचीत करना चाहते हैं या करना ही नहीं चाहते? यही चाहते हैं कि इजराइल को आगे कर ईरान से युद्ध लड़ा जाए, अपने मंसूबों को पूरा किया जाए। नेतन्याहू के 20 साल पुराने बयान वायरल हैं, जब वो कहा करते थे कि सद्दाम हुसैन के खिलाफ युद्ध करना होगा क्योंकि उसके पास खतरनाक हथियार हैं। अमेरिका उस युद्ध का नेतृत्व कर रहा था, मगर उस युद्ध से क्या निकला? रासायनिक हथियार होने की बात तो एकदम झूठ निकली। इन नेताओं ने झूठ बोला, जिन हुक्मरानों ने झूठ के दम पर इराक को तबाह किया, लाखों लोगों को मार दिया, उनकी कूटनीति पर कौन भरोसा करेगा? आरोप तो इजराइल पर भी लगता है कि उसके पास परमाणु हथियार हैं। तो क्या ईरान को अधिकार दे दिया जाए कि वो आत्मरक्षा में इजराइल पर हमला कर दे? इजराइल की भाषा भी गौर करने लायक है। गाजा में लाखों लोगों को मारने और तबाह करने के बाद, लेबनान, सीरिया और ईरान पर हमला करने के बाद भी खुद को बेचारा बताता है। ईरान अकेले दम पर अमेरिका का सामना नहीं कर सकता, लेकिन ईरान को रूस और चीन का समर्थन भी प्राप्त है। भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितनी जल्दी खबरें आ गई कि तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन दिया, चीन ने पाकिस्तान को अपना फाइटर विमान दिया, J-10 दिया। क्या चीन ने अपने फाइटर प्लेन ईरान को दिए हैं? ईरान के हमले के बाद इस तरह की खबरें अभी नहीं दिखी। हो सकता है हमारी नजर ना पड़ी हो, लेकिन अगर चीन साथ है तो रक्षा जानकार क्यों नहीं बता रहे हैं? 13 जून की रात को जो ईरान ने मिसाइलें दागी हैं, उसे ईरान ने विकसित किया है या चीन ने भेजा है? ईरान ने खुद दशकों तक अपनी सैन्य शक्ति पर काम किया, मगर इस बार क्यों चूक गया? न्यूयॉर्क टाइम्स की एक पत्रकार फरनाज फासीही ने एक रिपोर्ट लिखी है। इसमें बताया है कि ईरान के वरिष्ठ अधिकारी और नेता एक हफ्ते से भी ज्यादा समय से तैयारी कर रहे थे कि अगर अमेरिका के साथ परमाणु बातचीत फेल हो गई तो इजराइल हमला कर देगा, मगर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बातचीत के छठे दौर से पहले ही इजराइल हमला कर देगा। सूत्रों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया है कि ईरान के सुरक्षा विभाग ने ऐसी खबरों को इजराइल का प्रोपेगेंडा मानकर खारिज कर दिया कि परमाणु डील के लिए दबाव बनाने के इरादे से ईरान पर हमला किया जा सकता है। इसी लापरवाही के कारण जो सुरक्षा इंतजाम किए गए थे, उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। सेना के वरिष्ठ अधिकारी सुरक्षित ठिकानों पर नहीं थे, अपने घरों में थे। वायुसेना के अध्यक्ष और उनके सीनियर स्टाफ ने एक जगह इकट्ठा न होने के सुरक्षा नोटिस को दरकिनार करते हुए तेहरान में एक सैन्य बेस पर मीटिंग की और इजराइल के हमले में मारे गए। रूस ने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद को बताया है कि हो सकता है कि ब्रिटेन और इजराइल की तालमेल से ईरान पर हमला किया गया हो, क्योंकि ईरान पर हमले के तुरंत बाद इजराइल के विमान साइप्रस ले जाए गए। बचाने के लिए अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध करेगा, ये सवाल है ट्रंप के समर्थकों में। एक तबका ऐसा है जिसे लगता है कि अमेरिका को युद्ध में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है और अमेरिका को नुकसान होगा। दूसरा तबका है जो वर्षों से यही चाहता है कि युद्ध में जाए। अंत में अमेरिका वही करेगा जो नेतन्याहू चाहेगा। उनमें से कुछ को रोकने में अमेरिकी सेना ने इजराइल की मदद की है। इजराइल को लेकर अमेरिका ने अपनी नीति कभी नहीं बदली, बदलेगा भी नहीं। वो अगर इजराइल के साथ ही रहेगा। अगर अमेरिका ईरान से लड़ने से इनकार कर देता है, तब इस लड़ाई का अंजाम कुछ भी हो सकता है।
लेकिन भारत की महान विदेश नीति क्या कर रही है, इस पर भी जरा नजर डालिए। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में गजा के सीज फायर पर मतदान होना था। 149 देशों ने सीज फायर के पक्ष में वोट दिया। इन 149 देशों में भूटान भी है, कनाडा भी है, ब्रिटेन भी है, जापान, जर्मनी, श्रीलंका जैसे देश भी शामिल हैं। मगर भारत ने इन देशों के साथ मतदान नहीं किया और कहा कि हम सेम पेज पर हैं। क्या यही विश्व गुरु की नीति है? अमेरिका और इजराइल समेत 12 देशों ने सीज फायर के विरोध में वोट दिया। बुद्ध और गांधी के कथनों से अपने भाषण को प्रभावी बनाने वाले प्रधानमंत्री मोदी युद्ध रोकने के लिए वोट नहीं कर सके, जबकि खुद अमेरिका के फोन पर सीज फायर के लिए तैयार हो गए। ट्रंप बार बार दावा कर रहे हैं कि उनकी चेतावनी के बाद ही भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार हुए हैं। बताइए, सीज फायर करने वाला देश भारत गजा में सीज फायर पर मतदान से अनुपस्थित रह जाता है। क्या कोई तर्क या दलील इसके पक्ष में हो सकती है? ईरान और इसराइल के बीच जंग को लेकर विदेश मंत्री जयशंकर का ट्वीट कूटनीति के इतिहास का शानदार दस्तावेज है। आप कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी कर रहे हैं, इसलिए कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। जनता क्या सोचेगी इसकी परवाह नहीं करते। इन बयानों से आप यही समझते हैं कि इजराइल के साथ जो था वो अब भी है, इजराइल के साथ जो नहीं रहेगा वो कल नहीं रहेगा। इसलिए जब भी इजराइल की बात आती है, गोलमोल बातें शुरू हो जाती हैं। बाकी इस विश्व में कोई भी ऐसा विश्व गुरु नहीं है जो युद्ध के खिलाफ सच बोल दे। निंदा करना युद्ध के खिलाफ बोलना नहीं होता, युद्ध के पीछे के सच को उजागर कर देना युद्ध के खिलाफ बोलना होता है।